युद्ध की बड़ी खबर इस वक्त डोनेस्क से। डोनेस्क में यूक्रेन का ड्रोन हमला नाकाम हुआ है। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। रूस के ज़पैड ग्रुप को बड़ी कामयाबी मिली है। ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का वीडियो भी सामने आया है। ज़ेलेंस्की को जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आ चुका है। यूक्रेन को विध्वंसक हथियारों की पहली खेप मिल चुकी है, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस में ताबड़तोड़ हमले करके अपने इरादे जता दिए। दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को ऐसे हथियार दिए हैं जिससे रूस के बॉम्बर और मिसाइल का मुकाबला किया जा सके। अब ज़ेलेंस्की ने रणनीति में बदलाव किया है। रूस पर टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं जिससे रूस को डिफेंसिव होना पड़े और इसी वक्त यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा कर सके। लेकिन पुतिन ने नेटो के हथियारों के खिलाफ ब्लूप्रिंट बना लिया है, जिससे सीधे तौर पर नेटो से टकराव की आशंका है, जो यूरोप में एटमी युद्ध का तूफान ला सकता है। अब तो ये रोज होगा, बार बार होगा। इतने ज्यादा हमले होंगे कि रूस थर्रा उठेगा। ज़ेलेंस्की का जोश हाई है, इतना हाई कि रूस में तबाही का जलजला आ चुका है। ज़ेलेंस्की की वो मुराद पूरी हो चुकी है जिसकी आस वो कब से लगाए बैठे थे। अमेरिकी सैन्य मदद की पहली खेप यूक्रेन पहुंच गई है, जिसके बाद ज़ेलेंस्की की सेना ने इतने जबरदस्त प्रहार किए कि क्रेमलिन में कोहराम मच गया। 24 अप्रैल को अमेरिकी संसद ने यूक्रेन को सैन्य मदद मंजूर की थी, जिसमें यूक्रेन को $60 बिलियन दिए जाएंगे, जिसकी पहली किश्त आ चुकी है। अब यूक्रेन फ्रंट फुट पर आकर ताबड़तोड़ तबाही मचा रहा है। यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं, इतने बुलंद कि रूस में मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक हमले कर रहा है। ये मॉस्को से आई तस्वीरें हैं जिसमें एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है। मॉस्को की इस प्रशासनिक इमारत पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया, जिसके बाद कई फीट ऊंची लपटें उठने लगी। बीती रात मॉस्को पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें एक वेयर हाउस को भी जला डाला। 2500 स्क्वायर मीटर में बने वेयर हाउस का एक हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया। हालांकि आग बुझाने के लिए कुछ देर में ही फायर फाइटर आ गए थे, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। यूक्रेन ने बीती रात टारगेटेड हमले किए। रमेंस्क्वाय में भी वेयर हाउस तबाह कर डाला। गनीमत यह रही कि जिस वक्त हमला हुआ वेयर हाउस में बेहद कम स्टाफ था। नोवोसिबिर्स्क पर भी कई हमले किए, जिसमें एक ऑटो फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई। बताया जा रहा है ऑटो फैक्ट्री का इस्तेमाल रूसी सेना हथियार बनाने के लिए कर रही थी, जिस पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करके भारी नुकसान पहुंचा दिया। बेलगोरोद में लगातार हमले जारी हैं। इस बार शेबेकिनो में गैस स्टेशन टारगेट पर था, जहां ड्रोन अटैक करके पूरी तरह तबाह कर दिया। ड्रोन हमले के बाद कई घंटे तक आग लगी रही। इस दफा यूक्रेन ने सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों पर भी खूब हमले किए हैं। ओरेल और स्मोलेंस्क में भी ड्रोन से बम गिराए गए, जिससे कई घर पूरी तरह खंडहर में बदल गए। यूक्रेन को काफी वक्त से अमेरिकी हथियारों की खेप का इंतजार था, जिसके आते ही काउंटर ऑफेंसिव 2.0 ऑपरेशन तेज कर दिया गया। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन भी हथियार पहुंचा रहा है। इसी सिलसिले में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून भी कीव पहुंचे हुए हैं।
दरअसल ब्रिटेन उन देशों में से एक है जिसने सबसे पहले यूक्रेन को हथियार भेजने की बात कही थी। तभी से ब्रिटेन रूस के निशाने पर आ गया है, जिसके जवाब में ब्रिटेन ने रूस पर मिसाइल हमले की इजाजत दे दी है। यानी रूस के खिलाफ एक बड़ा चक्रव्यूह तैयार कर लिया गया है। यानी यूक्रेन ठान चुका है कि इस दफा आर पार की जंग लड़के रूस के मंसूबे को रौंदना है। जिन इलाकों को यूक्रेन ने टारगेट किया उनके नाम जान लीजिए। मॉस्को, क्रास्नोदर, स्मोलेंस्क, ओरियोल, कुर्स्क, रोस्टोव, बेलगोरोद, ब्रियांस्क, नोवोसिबिर्स्क। इस बार किए गए हमलों में उन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है जो नेटो देशों से मिले हैं। खासतौर से अमेरिका और ब्रिटेन से मिली मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। स्काई न्यूज की रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है कि कैमरून ने ज़ेलेंस्की को ब्रिटेन की मिसाइल से हमला करने के लिए कहा था, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर ब्रिटेन की मिसाइल से तबाही मचाई। इसके अलावा ब्रिटेन यूक्रेन को हर साल 3 बिलियन यूरो की मदद तब तक करता रहेगा जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता। इस मदद में मिसाइल, बम, टैंक, ड्रोन और गोला बारूद शामिल है। साथ ही ब्रिटेन एक खास तरह का बम यूक्रेन को देने जा रहा है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी जेट F-16 में किया जाएगा। जुलाई में यूक्रेन को F-16 की पहली स्क्वाड्रन मिल जाएगी। उसके बाद यूक्रेन रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है और इस हमले में ब्रिटेन के पेव वे 4 बम का इस्तेमाल करेगा। लेजर GPS गाइडेड पेव वे 4 बम बेहद विध्वंसकारी है, जिसका इस्तेमाल अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया, यमन में नेटो सेना कर चुकी है। ब्रिटेन पहली खेप में 1600 बम का पैकेज देने जा रहा है। ज़ेलेंस्की को भरोसा है पेव वे 4 और F-16 का डेडली कॉम्बिनेशन युद्ध में गेम चेंजर साबित होगा। इसके अलावा ब्रिटेन एंटी टैंक मिसाइल भी यूक्रेन को भेज रहा है, जिससे रूस के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल को खाक में मिलाने की तैयारी है। जाहिर है सैन्य मदद मिलने के बाद ज़ेलेंस्की के हौसले बुलंद हैं, लेकिन पुतिन भी तैयार है। रूस ने दावा किया है कि उसने नेटो से मिले हथियारों का एक गोदाम उड़ा दिया। यानी अब युद्ध में तबाही का सबसे विध्वंसक दौर शुरू हो चुका है, जिसमें रूस और नेटो में सीधे टकराव की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा युद्ध के प्रतिशोध में ईरान ने इजराइल पर प्रॉक्सी शिकंजा कस दिया है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने इजराइल पर हमले के लिए नई प्रॉक्सी फोर्स अल अश्त ब्रिगेड को उतार दिया है। इस ब्रिगेड ने बड़ी रणनीति के तहत इजरायली सेना की हथियार और रसद आपूर्ति ठप करने के लिए हमले शुरू कर दिए हैं। चौदह अप्रैल को इजराइल पर जैसे हमले ईरान ने किए, उससे भी भयंकर हमलों की रणनीति तैयार कर चुके हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। चौदह अप्रैल की रात इजराइल में जैसे बारूदी कोहराम मचा, उससे भी बड़ा कोहराम मचाने की तैयारी कर चुका है तेहरान। ईरान ने धमकी दी है कि गाजा पर हमले नहीं रुके तो इजराइल पर पहले से बड़े और ज्यादा तादाद में हमले होने तय हैं। इस बार ईरान के टारगेट यरूशलेम और तेल अवीव होंगे, यानी इजराइल का गौरव और इजराइल के नीति निर्माताओं पर हमले की तैयारी हो चुकी है।
लेकिन ईरान ने इस बार इजराइल से सीधे युद्ध के बजाय प्रॉक्सी रणनीति को बढ़ावा दिया है। ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल पर हमला करने के लिए एक नया प्रॉक्सी संगठन मैदान में उतार दिया है। इस संगठन का नाम है अल अश्तर और इसे इस्लामिक रेजिस्टेंस बहरीन भी कहा जाता है। इस संगठन ने वीडियो जारी करके इजराइल को धमकी भी दी और हमले भी किए। अल अश्तर संगठन ने इजराइल के इलात शहर पर ड्रोन हमला किया। ये ड्रोन हमला इजरायली कंपनी ट्रकनेट एंटरप्राइजेस पर किया गया। ट्रकनेट कंपनी इजरायली सेना के लिए रसद हथियारों की आपूर्ति करती है। अल अश्तर की रणनीति है इजरायली सेना से जुड़ी हर कंपनी पर हमले करना। अल अश्तर ने इलात शहर पर ड्रोन हमले 2 मई की रात को किए। इन हमलों से हुए नुकसान के बारे में इजराइल ने जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। रईसी ने इजराइल पर दबाव बढ़ाने के लिए प्रॉक्सी रणनीति का शिकंजा थोड़ा और कस दिया है। अब तक इजराइल पर 4 प्रॉक्सी संगठन हमले कर रहे थे। इनमें यमन से हूती इजराइल पर हमले कर रहा है। लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस इजराइल पर हमले कर रहा है। इस्लामिक रेजिस्टेंस सीरिया के हमले जारी हैं। अब इस्लामिक रेजिस्टेंस बहरीन यानी अल अश्तर के हमले भी शुरू हो चुके हैं। इन हमलों के साथ ही ईरान ने खुर्रम शहर और हज कासिम में मिसाइलों की तैनाती बढ़ा दी है। तैनाती का वीडियो जारी करके इजराइल को हमले की धमकी भी दी गई है। इजराइल ने ईरान की रणनीति को देखते हुए डिफेंस की तैयारी तेज कर दी है। इजराइल ने 14 अप्रैल के हमलों में जो डिफेंसिव हथियार टेस्ट किए थे उनमें सबसे कामयाब था SM-3 एयर डिफेंस सिस्टम। 14 अप्रैल को इजराइल ने SM-3 डिफेंस सिस्टम से सबसे ज्यादा ईरानी मिसाइलें इंटरसेप्ट की थी। SM-3 की सटीकता देखने के बाद इजराइल इनकी खरीद बढ़ा रहा है। इजराइल ने अमेरिका से नए SM-3 डिफेंस सिस्टम की मांग की है। नए SM-3 डिफेंस सिस्टम जल्द ही इजराइल में तैनात हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही इजराइल पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को रिटायर करने जा रहा है। क्योंकि 14 अप्रैल को इजराइल को मिले पैट्रियट डिफेंस सिस्टम SM-3 जितने कामयाब नहीं हुए थे। इजराइल ने तय कर लिया है कि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को रिटायर करके अमेरिका को लौटा दिया जाएगा। खुफिया रिपोर्ट यह है कि इजराइल से रिटायर हुए डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिए जा सकते हैं, यानी एक बार फिर यूक्रेन को कमांड ट्रांसफर किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के जाल में फंस गए हैं। रईसी ने जो कुछ किया है उससे इजराइल के खिलाफ अमेरिका की धरती पर बहुत बड़ा विद्रोह भड़क गया है। यह विद्रोह कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हजारों छात्र कर रहे हैं। गाजा युद्ध की आग अमेरिका तक पहुंच गई है। अमेरिका के शहरों में गदर मचा हुआ है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के कैंपस में बवाल हो रहा है। गाजा में इजराइल के हमले के खिलाफ हजारों छात्र छात्राएं जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिकी पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। ऐसे में पुलिस और छात्रों में जोरदार भिड़ंत हो रही है। इस तस्वीर को देखिए, एक पुलिस वाला भीड़ के हत्थे चढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने इसकी जमकर पिटाई कर दी। शहर शहर, कैंपस दर कैंपस हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लिहाजा अमेरिकी पुलिस को आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट चलानी पड़ रही है।
इस तस्वीर को देखिए, हालात बेकाबू हुए तो पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। पुलिस के लाठीचार्ज में दर्जन भर प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इजराइल के हमले के खिलाफ अमेरिका में कई दिनों से छात्र छात्राओं में इसी तरह का आक्रोश दिखाई दे रहा है। विरोध प्रदर्शनों की वजह से बाइडेन और व्हाइट हाउस की टेंशन बढ़ी हुई है। अमेरिका में अब तक 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका में भड़का यह प्रदर्शन अब कई देशों तक फैलता जा रहा है। फ्रांस में भी हजारों छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरे, इजराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। इसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। लाठीचार्ज के अलावा आंसू गैस के गोले दागे गए। अमेरिका में हो रहे इन प्रदर्शनों पर इजराइल का बयान आया है। यूएन में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दान ने कहा कि ये प्रदर्शन बताते हैं कि हमास का वजूद सिर्फ गाजा तक नहीं बल्कि अमेरिकी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी है। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन प्रदर्शनों की निंदा करते हुए कहा है कि ये बाइडेन सरकार की नाकामी का परिणाम है। कहा जा रहा है कि अमेरिका में जो छात्र इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें अमेरिकी विश्वविद्यालय से रस्टिकेट किया जा सकता है। इस रिपोर्ट पर ईरान ने कहा है कि प्रदर्शन कर रहे छात्र परेशान न हो। अगर उन्हें निकाला जाता है तो उनकी पढ़ाई का जिम्मा ईरान उठाएगा। ईरान की बड़ी यूनिवर्सिटीज ने ऐसे स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन के साथ साथ रहने और खाने का ऑफर दिया है। फिलहाल इजराइल विरोधी प्रदर्शन की वजह से अमेरिका की कानून व्यवस्था लगातार ध्वस्त होती जा रही है। अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो यह गदर जल्द ही गृह युद्ध में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। करीब 2 हफ्ते पहले यूएई में भारी बारिश की वजह से जानलेवा सैलाब आया था। इसके बाद सऊदी अरब में भी जबरदस्त बारिश हुई है। सऊदी से अभी सैलाब का पानी निकला भी नहीं था कि यूएई में फिर से बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है और लोग सैलाब का सामना कर रहे हैं। तबारक अल्लाह माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। रेगिस्तान में ऐसा सैलाब कि सड़कें डूब गई। झुलसती गर्मी से परेशान रहने वाले लोगों के लिए पानी ही मुसीबत बन गया। ये सऊदी अरब और यूएई की तस्वीरें हैं। संयुक्त अरब अमीरात में एक बार फिर से भारी बारिश शुरू हो गई है, जिसकी वजह से गुरुवार को दुबई के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। यहां मौजूद दुनिया के दूसरे सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानों को रोकना पड़ा। दो हफ्ते पहले भी यूएई में बारिश मुसीबत का सैलाब लेकर आई थी। अब एक बार फिर बारिश और तूफान की वापसी ने लोगों को डरा दिया है। 12 घंटे के अंदर दुबई में 20 मिलीमीटर बारिश हुई। अबू धाबी में 24 घंटे में 34 मिलीमीटर बारिश हुई। यूएई में बारिश का आंकड़ा औसत बारिश से 4 गुना अधिक है। सऊदी अरब में भी बारिश से तबाही मची है।